तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी इंडियन आर्मी के ग्रुप सी की तरफ से जो भी साउथर्न एयर कमांड से सिग्नल की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है, तो उसके फॉर्म जो निकले हैं तो उसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस पोस्ट को ओपन कर लेना है, उसके बाद जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उस पर जाकर हम इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके पीडीएफ फॉर्म को नोटिफिकेशन जो भी है वह ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड सिग्नल की तरफ से ये जो वैकेंसीज है वह निकल के आई है। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें हम, तो 25 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है जो कि अलग अलग ट्रेड की है, जैसे कि कुक की हो गई, कारपेंटर की, एमटीएस जो भी मैसेंजर होता है, उसके बाद वॉशरमैन की, एमटीएस सफाई वाला की, इक्विपमेंट रिपेयर की और टेलर की। इसे कुल मिला के दोस्तों 25 वैकेंसीज निकाली गई है। तो अगर इसकी एप्लीकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो हमें ऑफलाइन मोड पर इसका एप्लीकेशन करना है। तो सिंपल सा अगर इसकी हम क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो 10वीं पास यहाँ पर मांगा गया है, और जो भी हम ट्रेड में अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर दोस्तों देखिए, अगर आप कुक ट्रेड में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कोई भी बड़ी सी होटल वगैरह होगी तो वहाँ से सर्टिफिकेट इनका मिल जाएगा जो भी कुक का होगा, और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप सर्टिफिकेट लेके अप्लाई कर सकते हैं। तो कारपेंटर का अगर हो गया तो आपने किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आईटीआई वगैरह कुछ पास वगैरह किया होगा दोस्तों, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगने वाला है। मतलब जो भी यहाँ पर ट्रेड दिए गए हैं उन पर आधारित आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो वह चल जाएगा। तो आपको यहाँ पर उन्होंने दिया गया है कि 1 वैकेंसी ईच फॉर द पोस्ट ऑफ कुक एंड मैसेंजर। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि जो भी हर एक पोस्ट है तो उसमें एक सर्विसमैन की एक जो पोस्ट है तो वह रिज़र्व रखी गई है। और एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों, तो जो भी इस ऑफलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहने वाली है वहाँ तक आपकी जो एज है 18 से 25 साल के अंदर होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो जो भी गवर्नमेंट की रूल के हिसाब से ओबीसी के लिए 3 सालों का, और जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया जाता है। उस हिसाब से आपके जो फॉर्म है या फिर एज है वह चलेगा। ओके, जो भी इनकी लास्ट डेट है उससे पहले पहले ही आपको पहुंचाना है। और एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो आपका 100 मार्क्स का एक पेपर रहने वाला है, जो कि 10th लेवल के मतलब आपके जो भी 10th लेवल के हिसाब से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका रहने वाला है रीजनिंग रहने वाला है। उसके बाद आपका जो जनरल नॉलेज होता है या फिर सामान्य विज्ञान होता है वह पूछा जाएगा। उसके बाद जो भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है वह इंग्लिश पूछा जाएगा। उसके बाद आपका रहेगा मैथमेटिक्स। ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। एंड जो भी आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और जो भी इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेगा दोस्तों तो उसको स्किल टेस्ट या टेल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें आपने जिस स्टेट से भी अप्लाई किया था आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। मतलब आप जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उसमें प्रोफेशन या परफेक्ट है कि नहीं आपको देखा जाएगा। उसके बाद इस एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट लगता है, इंग्लिश या हिंदी लगती है, तो आप हिंदी लैंग्वेज में भी आपके क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो आपका जो रिटन टेस्ट रहने वाला है तो उसके लिए जो आपने एप्लीकेशन किया होगा वह अगर सक्सेसफुली एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके बाद आप जो भी एप्लीकेशन करते समय जो 2 एक्स्ट्रा के इन्वॉल्व डालने वाले हो तो उसमें ही आपका जो भी कॉल लेटर रहेगा रिटन टेस्ट के लिए वह भी पोस्ट के थ्रू ही आएगा दोस्तों। जो भी पोस्ट ऑफिस होते हैं आपके नज़दीक होंगे तो वहाँ से ही आएगा। आपने सिर्फ एड्रेस आपका जो भी डालोगे अंदर के इन्वॉल्व में, जो भी 2 एक्स्ट्रा उन्होंने डालने के लिए कहा है दोस्तों, तो उस पर आपकी जो भी पता होगा तो एड्रेस आपका पूरा सही ढंग से डालना है। और यहाँ पर इन्होंने कहा गया है कि आपका रिटन टेस्ट और जो भी स्किल ट्रेड का टेस्ट होने वाला है तो वह पुणे महाराष्ट्र में ही लिया जाने वाला है। ओके, और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपके मतलब इंपॉर्टेंट जो भी इंट्रोडक्शन है तो वह दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए। तो आप जब भी अप्लाई करेंगे दोस्तों, आपके जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो उनको आपकी जो भी ओरिजिनल प्रिंट है वह नहीं भेजनी है। तो आपको उसकी प्रिंट निकाल कर वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ को ही एक्सेप्टेड किया जाएगा। मतलब कि दोस्तों अगर आप किसी सर्टिफिकेट का अगर जेरोक्स वगैरह प्रिंट वगैरह निकाल के आपके इन्वेलप में डालते हो तो उसको हर एक सर्टिफिकेट को आपको
सेल्फ अटेस्टेड कराना ज़रूरी है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सर्टिफिकेट्स मांगे हैं। बर्थ का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, मतलब 10th के सर्टिफिकेट की प्रिंट। उसके बाद मांगा गया है एजुकेशन का सर्टिफिकेट, मतलब आप 10th का ही जो भी पासिंग सर्टिफिकेट होगा उसका मार्कशीट की प्रिंट आप डाल सकते हो। उसके बाद कास्ट, आपने जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो जो भी कैटेगरी से आप अप्लाई करोगे तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जो भी आपका चौथे नंबर पर आएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब कि उनकी तरफ से जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का, उनकी तरफ से एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको इस इन्वलप में डालना है। उसके बाद रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होगा वह आपको डालना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा आपके पास। उसके बाद आधार कार्ड, और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो और आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा तो आपको प्रेजेंट करवाना होगा। उसके बाद आपके 2 पासपोर्ट साइज़ के जो भी लेटेस्ट निकाले हुए फ़ोटोग्राफ होंगे तो वह फ़ोटोग्राफ आपको 2 डालने हैं, और जो भी आपका फ़ोटो रहेगा उसके पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रहेगा उसके नीचे आप सिग्नेचर वगैरह कर सकते हो सेल्फ अटेस्ट कराने के लिए। ओके, वहाँ पर मतलब कोई अटेस्टेड करने के लिए आप आपके सिग्नेचर लगा सकते हो। उसके बाद उन्होंने मांगा है कि आपके जो भी 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप हो गए, मैंने पहले आपको बताया कि आपको एड्रेस इन्वेलप आपको लगाने, मतलब जो भी आपका बड़ा वाला एक इन्वेलप रहेगा और 2 छोटे वाले रहेंगे। जो भी मतलब छोटे वाले इन्वेलप रहेंगे दोस्तों, तो एक आपका जो भी रिटर्न टेस्ट होगा उसके लिए, और दूसरा एक जो भी आपका नेक्स्ट की उनकी तरफ से जो भी कंडक्ट करवाया जाएगा इवेंट तो उसके लिए आपको भेजा जाएगा। तो सिंपल सा हमने डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस को जान लिया है। उसके बाद हम देखें, और देखिए दोस्तों इन्होंने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके नीचे एक नोट भेजा है। जो भी कैंडिडेट्स है वह अगर रिटन टेस्ट को अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपका जब भी होगा तो आपको उसी वक्त आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। और मैंने पहले बताया आपको कि आपको ओरिजिनल फ़ोटो कॉपीज़ नहीं डालनी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होंगे तो उसको इन्वेलप में नहीं डालना है। उसके बाद इन्होंने दिया है दोस्तों कि आपका जो एप्लीकेशन है वह, अगर आप यह गलती दोहराते हो या फिर करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन होगा तो वह रिजेक्ट भी किया जा सकता है। आपने अगर बिना थंब इम्प्रेस किए अगर एप्लीकेशन भेजा है या फिर बिना सिग्नेचर के आपने एप्लीकेशन भेजा है तो वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपने लेट अगर आपका एप्लीकेशन किया है या भेजा है तो वह एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद विदाउट आपने अगर सेल्फ अटेस्टेड किया वगैरह ही आपके डॉक्यूमेंट भेज दिए तो वह भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। और अगर आपने 2 एडिशनल आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सेल्फ अटेस्ट करके अगर नहीं डाले होंगे या फिर आपकी जो सिग्नेचर होगी तो वह मिसमैच या फिर अलग अलग होगी तो वह भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपके जो फ़ोटोग्राफ है तो वह क्लियर और अच्छे होने चाहिए, क्लियर वाले आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मांगे गए हैं। उसके बाद आपको 2 एडिशनल इन्वेलप भी आपको, जो भी आपका बड़ा वाला इन्वेलप होगा उसके अंदर 2 एडिशनल डालने हैं। जो भी इन्वेलप रहेंगे दोस्तों तो उस पर एक पर 25-25 का आपको स्टिकर लगाने हैं। ये ज़रूरी ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों कि आप जो भी आपके बड़े वाले इन्वेलप के अंदर 2 छोटे इन्वेलप डालोगे तो हर एक के ऊपर आपको 25-25 के स्टैंप लगवाने हैं, ज़रूरी ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपके अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिसमैच होती है या फिर आपने सही ढंग से नहीं भरा है तो सही ढंग से नहीं फिल किया है तो वह भी रिजेक्ट होगा। और आप जो भी आपका एप्लीकेशन भेजने वाले हो दोस्तों तो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को ही आपको फिल करना है। ओके, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपका फॉर्म को फिल कर रहे हो तो कैपिटल लेटर में ही आपको यह पूरा फॉर्म आपका रहना चाहिए। ओके, और उसके बाद जो दिया गया है आपका जो भी एप्लीकेशन का इन्वेलप होगा बड़ा वाला तो उसके ऊपर आपको हेडिंग में डालना है जो भी यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जो भी यह देख सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर दी, यह देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ओके, तो आपको सिंपल से यहाँ पर डालना है एप्लीकेशन ऊपर, जो भी आपका बड़ा वाला इन्वेलप रहेगा उसके ऊपर डालना है। छोटे वाले जो 2 रहते हैं उसके ऊपर नहीं डालना है। जो बड़े वाले होता है, बड़ा वाला होता है जिसमें आप ये 2 अंदर डालोगे तो उसके ऊपर ये रहने वाला है। आप इस पर एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे जैसे कि कुक हो गया, मैसेंजर, MTS हो गया, या फिर जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो यह यहाँ पर आनी चाहिए दोस्तों। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पर आएगा। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब आप किस पोस्ट के लिए, उसमें आपकी कैटेगरी आएगी दोस्तों। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वह आप पोस्ट के थ्रू भेजिए। जो भी आप स्पीड पोस्ट करोगे या फिर रजिस्टर पोस्ट करोगे तो उसके ज़रिए आप भेज सकते हैं। मतलब पोस्ट सिंपल सा आप पोस्ट करते हो तो उसके थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर पोस्ट से भी आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। जो इसकी फ़ी वगैरह की अगर बात करें
दोस्तों, तो कोई भी फ़ी वगैरह नहीं लगने वाली है। अगर हम इसके फॉर्मेट की अगर बात करें दोस्तों, ये फॉर्मेट आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो अलग से निकालने के लिए आप सिंपल सा joblux.com पर जाकर देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप सी की वैकेंसीज़ है उसके नीचे मैंने एप्लीकेशन का जो फॉर्म है तो वह अलग से पेज पर बना के दिया है, और इन्होंने फॉर्मेट दिया है। मतलब आप जो भी अप्लाई करोगे तो इसी फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन का जो भी फ्रंट पेज है वह आना चाहिए, मतलब उन्होंने ऐसा दिया है। तो उस हिसाब से ही हमने बनाया है, तो आपको डाउनलोड करना होगा, तो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम इसको भी देख लेते हैं कि, और नोट करने वाली बात बाकी दी गई है। तो देखिए, तो यहाँ पर नेम ऑफ सर्टिफिकेट, आपकी जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, 10th का सर्टिफिकेट होगा, उसके ऊपर जैसा आपका नाम छपा होगा उसी प्रकार आपका नाम एप्लीकेशन पर आना चाहिए। ओके, मतलब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ दी एप्लीकेंट्स बोला गया है, तो यहाँ पर जो भी आगे आएगा आपका, तो जैसा भी आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर होगा वैसा ही आएगा। फादर्स का नेम नीचे आएगा, उसके बाद मदर्स, उसके बाद आपका सेक्स आएगा, आप मेल फीमेल है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी, और आपकी जो भी लास्ट एज है दोस्तों आपको अगर काउंट करनी है, मतलब यहाँ पर मांगा गया है कि क्लोजिंग डेट से लेकर आपकी जन्म तिथि तक आपको आपकी एज कैलकुलेट करके यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जॉब लक्ष्य पर जाकर जो भी आपको एज कैलकुलेटर मिलेगा, तो आप वहाँ पर जाकर आपकी जो भी एज है वह कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि सिंपल सा हम एक बार इसको काउंट करके देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम सारे इंट्रोडक्शन नोट्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हमारे एज को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो सिंपल सा कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करोगे उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद नेशनलिटी डालनी होगी, आप इंडियन हैं। उसके बाद आपका पोस्टल जो भी एड्रेस रहेगा, तो और आप ये जो फॉर्म फिल करोगे दोस्तों, तो आपको इसको कैपिटल लेटर में ही पूरा फिल करना है, और आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपका 1 साल का मांगा गया है, उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब यहाँ पर आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वह आ जाएगा। उसके बाद आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको डालना ज़रूरी है दोस्तों। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंपल सा आप मेरे बातों को गौर करिए और आप डालना ना भूले आपके जो भी सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब सेल्फ अटेस्टेड आप सिंपल सा किसी से भी पूछ सकते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड कैसे किया जाता है। ओके, तो सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट पर आपकी सिग्नेचर आती है और एक थप्पा मिल जाएगा। ओके, उसके बाद डिक्लेरेशन है, आपको यहाँ पर आपका थंब प्रेस करना है। ओके, उसके बाद आपका सिग्नेचर करना है, और आपका जो भी जिस भी प्लेस से अप्लाई कर रहे हो वह प्लेस आपको डालकर, डेट डालकर फिर आपको अप्लाई करना है। ओके दोस्तों, तो सिंपल से आपको ये सभी प्रोसेस समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो मैं सिंपल से आपको एज कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम हमारे साइट पर आ जाते हैं, जो भी जॉब लक्ष्य है। तो इस पर आने के बाद ये जो आप देख सकते हैं कि एज कैलकुलेटर है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन की अगर हम लास्ट डेट की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट तिथि। ओके, तो लास्ट तिथि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 अप्रैल 2023 दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये लास्ट डेट दी गई है 30 अप्रैल 2023। ओके, तो हम सिंपल सा इसको काउंट करते हैं। तो एज कैलकुलेटर बजाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कैलकुलेट योर एज टू बी गिवन डेट। ओके, तो आप सिंपल सा यहाँ पर जो भी लास्ट डेट है उसको डाल दीजिए। तो 30 अप्रैल 2023। ओके, और दोस्तों यहाँ पर जो भी आएगा देखिए, योर बर्थ डेट फ्रॉम डेट। ओके, मतलब यहाँ पर आपकी जो भी एज होगी तो उसको आपको डालना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ कोई सी भी एज, तो 5 जनवरी ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद मैं ईयर डाल दूँगा, जैसे कि 1900। तो कैलकुलेट पर सीधा हम क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 24 ईयर्स और 3 मंथ्स 25 डे यहाँ पर निकल चुके हैं। और ये जो आपकी कैलकुलेट होके आएगी, कैलकुलेट होके जो भी ये आने वाले हैं आपके, तो वही आपको उस फॉर्म में फिल करने हैं दोस्तों। ओके, तो सिंपल सा मैंने आपको ये सारी प्रोसेस बता दी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट वगैरह रहता है या फिर फॉर्म को लेकर कोई क्यूरी आपके मन में रहती है, तो आप मुझे दोस्तों मैसेज कर सकते हैं। मैं इसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और मिलते ही ऐसे इंटरेस्टिंग अगले टॉपिक में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।